स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो जस्ट पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, अगर पेपर में कभी भी आता है, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे कुछ भी हो, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक बार कंफर्म कर दो, आई एम ऑडिबल ना, सबको अच्छे से आवाज आ रही है? यस सर। यस ओके, सर। तो अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सिंपल एक वर्ड में बोलना है कि विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट। तो जो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे अब मान लें यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा कि 1 मोलर केन शुगर भी दे दिया और 1 मोलर ग्लूकोज भी दे दिया, अब बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों में मॉलिक्यूल्स सेम है। लेकिन अगर वही 1 मोल NaCl दे दिया तो आप इसमें वेंटो फैक्टर देखने लग जाओगे। तो NaCl का वेंटो फैक्टर 2 होता है, तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? ट्वाइस हो जाएगी एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2 गुना हो जाएगी। सो दिस थिंग ऑल्सो यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, ये चीज भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि इसकी ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, वेंटो फैक्टर से। नाउ Al2SO4 आ गया, बोला इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताओ कितनी होगी, तो सीधा क्या बोलोगे कि 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि इसका वेंटो फैक्टर कितना आएगा? 3। तो आई की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो बेटा, 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरेंज कर दोगे Al2SO4 NaCl ग्लूकोज, तो सबसे ज्यादा Al2SO4 की। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारा पूरा कहानी हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है? सो नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सभी बच्चे याद रखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है वो, कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, जहाँ पे टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी नॉट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और डेल्टा टीबी का पूरा फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, और यहीं पे आप आई भी लगा देना। ठीक है, तो केपी इंटू आई का मल्टीप्लाई भी आप यहीं पे कर देना, तो आई भी लग गया। तो ये डेल्टा टीबी का फॉर्मूला पूरा सभी बच्चे को याद रखना है, कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। सो दिस फॉर्मूला वी नीड टू ज्वाइन। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब आ जाता है हम लोगों का केबी। केबी इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लुस्कोपिक कांस्टेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना लोगे? 100 डिग्री लोगे। 100 डिग्री लोगे, याद रखना है, ऑलवेज रिमेम्बर 100 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे समझोगे तुम लोग? सेम फॉर्मूला लगा देना है, बस वहां पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट था, यहाँ पे टीएफ नॉट माइनस टीएफ हो जाएगा बेटा। ठीक है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, बाकी रेस्ट ऑल फॉर्मूलाज आर सेम। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है तुम्हारे लिए। क्या 2 क्वेश्चन आता है वो जो तुम्हें याद होना चाहिए भाई? तो 2 क्वेश्चन ये होता है कि अगर तुम लोगों से कोई पूछता है कि बेटा बताओ केबी और केएफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो आपको बोलना है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, और किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो केएफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ सॉल्वेंट पे। और केएफ का नाम क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी का नाम क्या है? इब्लुस्कोपिक कांस्टेंट। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है अपना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला बेटा सभी को याद रखना है, कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन में। तो स्मॉल एन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, और कैपिटल एम हो जाएगा मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना? तो दोनों मोल हैं,
बस ये सॉल्यूट का मोल होता है और ये सॉल्वेंट का मोल होता है। तो आई होप ये याद रखोगे। जल्दी बोलो, क्लियर? चलो, नेक्स्ट और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं। सो द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी जिधर पानी कम होता है या ज्यादा होता है, तो बताओ। तो जिधर पानी ज्यादा होगा, क्योंकि लो कंसंट्रेटेड बोला है, तो जिधर पानी ज्यादा है उधर से किधर फ्लो होना बेटा, जिधर पानी कम है। दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द मिनिमम प्रेशर which stop the osmosis is called osmotic pressure। इसका फॉर्मूला सभी लोग याद रखेंगे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और वी से पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर इंटू टी। तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, और वी से मोलर मास इससे हम निकाल लेंगे। ठीक। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखोगे, नोट। It is used to determine the molar mass of protein, polymer and other macromolecules। तो इसका काम क्या होता है? It is used to determine the molar masses of large macromolecules। तो जब भी पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मुझे बताओ कि मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालने के लिए कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, तो आपको क्या बोलना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब इसमें एक और कहानी है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ठीक है। यानी आप सीधा लिख लेना N1 इज इक्वल टू N2, और N1 को क्या लिख दोगे? मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। इस पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो एक का मास और मोलर मास गिवन होगा, और दूसरे का मास गिवन होगा, उसका मोलर मास फाइंड आउट करना होगा। तो एक ये फॉर्मूला आप सभी याद रखना। ठीक। अब देखो, इसमें हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दो चीजें थी। तो सॉल्यूशन हैविंग द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर आर कॉल्ड हाइपो, और जिसका ज्यादा होता है दैट इज कॉल्ड हाइपर, हाइपरटोनिक। अब यहाँ पे दो चीजें याद रख लो बेटा सभी। वो दो वैल्यूज कौन सी याद रखनी है आप लोगों को? याद आ रहा है कि 0.9 वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट ले लो, या वेट बाई वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन होता है। किसका कॉन्सेंट्रेशन होता है? किसी भी ब्लड के अंदर किसी भी सॉल्यूशन को देने का। ठीक है। अब अगर 0.9 से अगर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ले लोगे, तो उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, और उसमें श्रिंक होगा। और 0.9 से अगर आप कम कॉन्सेंट्रेशन लोगे, तो उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे, और उसमें स्वेल होगा। तो ये दो चीजें याद रखनी है बेटा सभी को, कि कब हमारा श्रिंक होगा और कब हमारा स्वेल होने वाला है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, श्रिंक स्वेल कब होगा कब नहीं। ठीक। इस हिसाब से आप इसको पूरा बता सकते हो सॉल्यूशन को। ठीक है। चलो बेटा, अब आ जाओ वेंटॉफ फैक्टर के बारे पे सीधा, कि ये वेंटॉफ फैक्टर हमारा क्या होता है भाई, और कैसे हम वेंटॉफ फैक्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? चलो, तो वेंटॉफ फैक्टर की एक फॉर्मूला याद रख लेंगे सभी। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ये सबको याद रखना है। और भी से ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, हाउ विल यू डिफाइन आई? तो आई का फॉर्मूला है ये, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। Observed value of colligative property divided by calculated colligative properties। Now, अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन के लिए, तो डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन रहेगा। आई की वैल्यू कितना रहेगा? ग्रेटर देन वन रहेगा। और आई को कैसे निकालोगे बेटा? आई इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू एल्फा। आई इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू एल्फा, वेयर अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? अगर 100% है तो अल्फा
तो आई और एन बराबर हो जाता है। जैसे NaCl हो गया तो इसके लिए आई और एन की वैल्यू 2 हो गई। Na2SO4 के लिए एन की वैल्यू 3 हो गई। इसके लिए भी 3 हो गई। KCl के लिए 2 हो गई। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। ठीक है। लेकिन अगर पेपर में बोल दिया कि MgSO4 है बट वो 60% डिसोसिएट हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे? आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू एल्फा। तो एन तो हो जाएगा 2, और अल्फा ले लोगे 0.60, तो आई निकल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एसोसिएशन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। बस वहां पे 1 + n - 1 था, यहाँ पे 1/n - 1 है। दैट्स ऑल। ठीक है। तो यही याद रखना है। क्लियर है? अब इस चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ बिल्कुल अच्छे से याद रखना है सभी को, कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है दो लिक्विड को मिलाने पे, वो PA + PB के इक्वल होता है। और भी से P0A × XA + P0B × XB। और ये लास्ट वाला फॉर्मूला याद रख लेना अगर न्यूमेरिकल आ गया तो, कि P0A + PB - P0A × XB। ठीक है। तो इसमें याद करने वाली चीज क्या है बेटा? ये P0B है। इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? P0A, और जिसका मोल फ्रैक्शन ले रहे हो ना, उसका माइनस अगले का प्रेशर, है ना? तो ऐसे फॉर्मूला याद रहेगा। P0A ले लेना, प्लस अगर आप XB ले रहे हो तो लिख दो P0B - P0A। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, P0B + P0A - P0B इंटू XA। तो आपकी मर्जी है कैसे भी लो। अब आ जाओ फटाफट, इससे तो कुछ ना कुछ आने ही है पेपर में कंफर्म। आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा V मिक्स 0 होता है, डेल्टा H मिक्स 0 होता है, और डेल्टा S और डेल्टा G की वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन 0 होती है। तो एंट्रोपी 0 से ज्यादा होगा, और गिब्स फ्री एनर्जी 0 से कम होगा। ठीक। एग्जाम्पल्स रट लो बेटा। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, बेंजीन, टॉलीन। So these all are the example of ideal solution. Now, what are the non-ideal solution which do not obey Raoult's law? In this, delta H and delta V of mix is not equal to 0. ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन वो होंगे जिसमें प्रेशर ज्यादा आएगा देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो इसमें सब कुछ ना ग्रेटर देन 0 कर देना, चाहे वो डेल्टा V हो मिक्स या डेल्टा H मिक्स, सब कुछ ग्रेटर देन 0 होगा। और कोई पूछ दे कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों कर रहा है, तो उसका रीजन एक ही बोलोगे, क्या? कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो लेस होता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का लेस होगा, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एग्जाम्पल याद करो बेटा। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, एसीटोन एंड इथेनॉल। ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन, एसीटोन और इथेनॉल। ठीक है। नाउ व्हाट इज नेगेटिव? बिल्कुल उल्टा कर देना, Pt इज लेस देन Pa + Pb। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खूब ज्यादा होता है, जिसके चलते कम वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। इसके तीनों एग्जांपल रख लो बेटा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, फिनॉल एनिलीन, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तो ये सभी के सभी हम लोगों को याद रखना है। नाउ ग्राफ देखो, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है। तो अगर मुझे पॉजिटिव का आ जाए पेपर में, तो मैं सब कुछ ऊपर बना देंगे हम। ठीक है। थोड़ा सा क्या कर देंगे, जैसे ये एक्से वाली लाइन है, तो देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर बना दिया है मैंने। उसी तरीके से XP वाली लाइन को भी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर बना दिया है। तो टोटल प्रेशर का कर्व भी थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। XA 0 से XA1, XB1 to XB0। उसी तरीके से नेगेटिव में सब कुछ नीचे कर देते। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एजियोट्रॉप्स, कि भाई ये एजियोट्रॉप्स क्या होता है? तो एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन सबको लर्न होनी चाहिए, कि दे आर द बाइनरी मिक्सचर दैट हैव द सेम कॉम्पोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज, एंड दे बॉईल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जस्ट लाइक अ प्योर लिक्विड। दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम में सब कुछ नेगेटिव डेविएशन लिख देना, वही एग्जांपल्स। और मिनिमम में सब कुछ पॉजिटिव डेविएशन लिख देना, वही एग्जांपल। इथेनॉल वाटर, इथेनॉल एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन। डन। राइट। अब लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ। तो वी ऑल नो दैट व्हाट सर इज हेनरीज लॉ। सर इट स्टेट, यस, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर वो 0.9 की कंसंट्रेशन ही क्यों रखते हैं ब्लड में?
बेटा वो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हम लोगों को याद रखनी है। अगर 0.9 से ज्यादा या कम हुआ तो हाइपर या हाइपो हो जाता है। वो एक स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है इंट्रावेनस नहीं, इंजेक्शन। अगर हमने उससे ज्यादा डाल दी तो क्या होगा? बेटा वही तो कहानी बता रहा हूँ कि अगर उससे ज्यादा तुमने डाल दिया तो हाइपर या हाइपोटोनिक हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, एक होगा? क्योंकि मैं रट्टा मार रहा हूँ तो याद नहीं है मेरे को। बेटा अगर 0.9 से तुमने ज्यादा डाला, वो मान लो 1.2 कर दिया, 1.4 कर दिया, तो हाइपर हो जाएगा। तो उसमें ब्लड सेल क्या ठीक हो है। जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। और अगर ठीक। 0.9 से कम किया तो हाइपो होगा, उसमें ब्लड सेल स्वेल हो जाएंगे। बस इतना याद रख लो। ओके। ठीक है, चलो, गुड, डन। Handy's law. So it states that at a constant temperature, solubility of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure. So everyone need to remember this formula. P is equal to KH into S और KH into X. तो अगर मान ले पेपर में solubility निकालने के लिए आ गया ना, तो यही लिख लेना कि solubility is equal to P upon KH। कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है। हाइयर द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर द सॉल्युबिलिटी, ये याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, के एच बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। टेम्परेचर घटाओगे, के एच घटेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इसके दो तीन एप्लीकेशन लर्न कर लो बेटा। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बोतल आर सील्ड अंडर अ हाई प्रेशर। ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, स्कूबा डाइवर्स। तीसरा क्या है, aquatic animal feel more comfortable in cold water due to more oxygen dissolve at lower temperature। ठीक है। इस पे कोई भी क्वेश्चन आए, बना के लिख देना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। केएच पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि केएच ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो तीन चार केएच की वैल्यू दे रखी होगी और बोलेगा सॉल्युबिलिटी बताओ। तो आई होप ये क्लियर है सबको। सॉल्यूशन क्लियर हो गया सबको, एक बार कंफर्म कर दो सभी। यस सर। हम्म। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं जल्दी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहले याद रखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन बेटा सबको ही पता होना चाहिए। इस पे एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा पेपर में। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। तुम्हें सबको पता है कैसे क्या निकालते हो। ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दो वैल्यूज दे रखी होगी पेपर में, जो वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड, जो कम होगी वो एनोड। उसी तरीके से एन होगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां से आप एन निकालोगे। क्यू होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो इसमें क्या कर देते, ये पहला वाला पार्ट पूरा एनोड होगा, बीच में ब्रिज, और दूसरा वाला पार्ट पूरा कैथोड होगा। तो एन की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, दिख रहा है साफ साफ। कैथोड कौन होगा, ये। एनोड कौन होगा, ये। और क्यू क्या हो जाएगा बेटा, Zn+2 अपॉन Sn+2। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा तो एनोड वाला जो होगा Zn+, वो प्रोडक्ट, और Sn+2 वाला रिएक्टेंट हो जाएगा। तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 3 स्टेप में सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन अगर वैसे नहीं दे रखा होगा तो ऐसे दे रखा होगा क्वेश्चन, देखो। 2 Chromium+3 Fe गिव्स 2 Cr+3 Fe। तो इसमें ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें कैथोड तो ऐसे पता कर लो वैल्यूज देख के, है ना। और की वैल्यू ज्यादा किसकी है, तो कैथोड Fe हो गया और एनोड क्रोमियम हो गया। और दूसरा तरीका क्या था, देखो क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन से 3 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे एनोड। और ये इसका रिडक्शन हो रहा है, 2 से 0 पे जा रहा है, तो इसको आप बोलोगे कैथोड। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट कौन रहेगा बेटा, ये वाला जो प्रोडक्ट की तरफ दिख रहा है, लेकिन उसके आगे 2 लगा हुआ है तो पावर में 2 लगाओगे। Fe के आगे 3 लगा हुआ है तो पावर में 3 लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे क्यू। हम्म, चलो। एप्लीकेशन, 3 फॉर्मूलेज रख लो बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसका एप्लीकेशन है, वही नर्स्ट इक्वेशन का पूरा फॉर्मूला लगा दिया, बस ई सेल को 0 कर दिया और क्यू की जगह केसी पुट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू
0.059 अपॉन एन लॉग के सी। तो दिस इज द फॉर्मूला, है ना। उसके बाद गिव्स फ्री एनर्जी माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो इससे हमने गिव्स फ्री एनर्जी का भी फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिया। क्लियर है क्या, जल्दी बोलो। अब देखो, यस। नेक्स्ट व्हाट वी हैव। कौन कौन, सब लोग हैं ना। ठीक है, सब लोग हैं, गुड। तो बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो क्या आया, इस पे एक न्यूमेरिकल्स है, तुम इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। बस फॉर्मूलाज लगाने हैं, इजीली लगा लोगे। अब आता है कंडक्टेंस। इसमें एक फॉर्मूला याद कर लो बेटा, रेजिस्टेंस का। अगर आपको एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का रट गया ना, तो आप सारा डराइव कर लोगे। एंड वी ऑल नो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, है ना। तो यही एक फॉर्मूला आप सबने याद रखना है, रो एल बाई ए। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसी से सब बना लेना। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/r। तो 1/, रो एल इंटू ए लिख देना। तो अपने आप फॉर्मूलाज निकलते जाएंगे सारे, ठीक है। उसी तरीके से कंडक्टिविटी 1/रेजिस्टिविटी होता है। तो तुम सबको पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो बेटा रो कितना आएगा, आर इंटू ए बाई एल, है ना। मैं तो बेटर सजेस्ट करूंगा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सीधा रख लो, 1/r इंटू एल बाई ए, 1/r इंटू एल बाई ए। ये सीधा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रट लेना है। 1/r 1/r रहेगा, एल बाई ए को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और उसकी यूनिट भी याद रखनी है, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर नाउ। अब आ गया हम लोगों का मोलर कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, K इंटू 1000/m, K इंटू 1000/m। ये हो जाएगा हम लोगों का मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, K इंटू 1000/m। यूनिट क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी का, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैप एम अपॉन कैप नॉट एम, ठीक है। तो इजिली निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है, कैप नॉट एम कॉलराश लॉ से। अब इसमें से थ्योरी क्या आ सकता है, ये पूरा कंडक्टेंस वाले से। तो इसमें दो ही तीन थ्योरी आता है बेटा, वो क्या है। एक तो ये ग्राफ याद रख लो, कर्व वाली लाइन होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रेट लाइन होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और ग्राफ है कैप एम अपॉन अंडर रूट सी के साथ। अब ये थ्योरी हर बार पेपर में आता है, 5 नंबर के साथ 1 नंबर 2 नंबर में थ्योरी भी रहती है कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। तो एक दिमाग में फिक्स करो हर एक चीज एकदम अच्छे से, डाइल्यूशन करने पे सब चीज बढ़ेगी, बस कंडक्टिविटी घटती है। डाइल्यूशन करने पे सब चीज बढ़ेगी, बस कंडक्टिविटी घट जाती है, यही याद रखना है, ठीक। तो सब चीज क्यों बढ़ेगी, उसका रीजन है आयनिक इंटरफेरेंस कम हो जाता है, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यही रीजन है जिसके चलते कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। क्योंकि 1 ml वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी घट जाती है, ठीक है। सो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन डिक्रीज, सो कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीज। एक लॉ है जो रट के जाना है एकदम, कॉलराश लॉ, सबको रट के जाना है कॉलराश लॉ। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ cation एंड anion ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लेते हो, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द cation एंड cation। क्लियर है। तो ये चीज भी आपको रट गया एकदम, ठीक। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो तुम लोग कर ही लोगे। फैराडे फर्स्ट लॉ याद रखना है सबको, W इज इक्वल टू जेड आई टी, W इज इक्वल टू जेड आई टी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा, जेड कैसे निकालें। तो जेड का फॉर्मूला होगा मोलर मास अपॉन NF। एन कितना लेना है, तो ज्यादातर क्वेश्चनों में एन की वैल्यू, जैसे कॉपर आ गया तो 2 ले लोगे, एजी आ गया तो 1 ले लोगे, निकल आ गया तो 2 ले लोगे, एल्युमिनियम आ गया तो 3 ले लोगे। तो ज्यादातर 2 1 यही सब सॉल्ट आते हैं घूम फिर के। Fe आ गया तो +2 ले लोगे। तो ये याद रखना, यही सब घूम फिर के आएंगे, ठीक है। तो इससे एन और एफ तो आपको पता ही है, 96,500 मोलर मास आपको गिवन होगा।
सेकेंड लॉ W1/W2 इज इक्वल टू En/E2, ठीक है, बस याद कर लेना थोड़ा सा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बस इतना याद रखना है, जिसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव होती है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का होता है, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो जितनी नेगेटिव वैल्यू उतना अच्छा रिड्यूसिंग, एकदम रट जाना है भाई सभी को। जो जितना नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का होगा, और जो जितना पॉजिटिव होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। बोलो, याद रहेगा? रिड्यूसिंग। और ये, इस पे क्वेश्चन आता है ना आयरन वाला, कि जैसे मान लो मुझे कोरोजन से बचाना है, तो अगर Fe+2 की वैल्यू -0.44 है, तो इसको कोरोजन से कौन बचा सकता है? एक 0.76 दे रखा है और एक 0.14 दे रखा है, कौन बचाएगा कोरोजन से? जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, है ना? तो जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो इसको कोरोजन से बचा लेगा। तो जो ज्यादा नेगेटिव होता है वो रिड्यूसिंग नेचर भी ज्यादा होता है, और वो कोरोजन से सेव भी करेगा। चलो, उसके बाद आपकी बैटरी आ जाएगी। सबको पता है ड्राई सेल, तो ड्राई सेल में क्या करोगे? एनोड में जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2, कैथोड MnO2 प्लस NH4 प्लस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म MnOOH प्लस NH3। इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ एडिंग ZnCl2 हेयर। तो Zn जो है, Zn Cl2 को इसलिए डालते हैं क्योंकि Zn रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, और ये करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, नहीं तो सेल से ना अमोनिया निकलता तो सेल फट भी सकता था। ठीक है, तो यही Zn Cl2 का मेन काम है। वोल्टेज ऑफ दिस सेल 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट इज मरकरी सेल, इसको जिंक अमलगम भी बोलते हैं। तो इसमें एनोड में जिंक अमलगम होगा, और कैथोड में मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन होगा। और इलेक्ट्रोलाइट कौन यूज होगा? पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। ये बेटा इसकी रिएक्शन है जो आप याद रख सकते हो, मरकरी सेल। तो ड्राई सेल मरकरी सेल दोनों करके जाना है। अब मरकरी सेल में एक अच्छी चीज क्या याद रखनी है, कि पहली चीज कि इसका वोल्टेज थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू ड्राई सेल, 1.35 वोल्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हर साल आया है क्वेश्चन, कि वाई द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल रिमेन कांस्टेंट। तो क्या बोलोगे बेटा? कि सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। तो ये इसमें आयन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आयन इन्वॉल्व नहीं होने के चलते, ठीक है, इसका सेल पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इसका सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। रट लो इस वर्ड को, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। इसको यूज करते हैं हेयरिंग एड, वॉचेस और कैमरास वगैरह में। नाउ सेकेंडरी बैटरी वो बैटरी होती है जो कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। सबसे इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी। एनोड लेड, कैथोड लेड ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट 38% H2SO4। अब ये केस स्टडी के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पीवी से पीबी, आपको पता है रिएक्शन लिखने के लिए बस इतना याद रखना है, पीवी से PbSO4, सॉल्ट ब्रिज, PbO2 से PbSO4। बच्चे को अगर ये याद रहेगा तो रिएक्शन अपने आप लिख देगा, पीबी से PbSO4, PbO2 से PbSO4। देखो कैसे लिखोगे, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है ये। एनोड, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, तो Pb+SO4 ट्वाइस नेगेटिव, क्या मिला? PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हमें PbO2 से PbSO4 जाना है, तो क्या लिखा? PbO2 PbSO4। यार ऑब्वियस सी बात है SO4 जोड़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आएगा। बस यहाँ पे 4H क्यों ऐड किया? क्योंकि मैं 2 ऑक्सीजन को बाहर निकालना चाहता हूँ, तो 4H ऐड कर दिया, 2H2O निकल गया। सबको जोड़ दो, तो जो जोड़ के आंसर आएगा वही रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो अगर पेपर में चार्जिंग का पूछ दे तो इसी को उल्टा कर देना, ठीक है? तो तुम लिखना डिस्चार्जिंग का ही, लास्ट में उल्टा कर देना। नाउ व्हाट इज फ्यूल सेल? सो फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है विच कन्वर्ट द कंबस्शन एनर्जी ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन एंड मिथेनॉल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कन्वर्ट कर देगा कंबस्शन एनर्जी ऑफ फ्यूल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है? तो हम H2O2 फ्यूल सेल यूज करते हैं, जिसमें एनोड और कैथोड की ये कहानी होती है। पूरा रिएक्शन 2H2+O2 gives us 2H2O। इट वॉज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। लेड स्टोरेज को यूज करते हैं इन्वर्टर बैटरीज में। ड्राई सेल को ट्रांजिस्टर टीवी रिमोट में यूज करते हैं, और मरकरी सेल को हेयरिंग एड में यूज करते हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। फ्यूल सेल, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, लेड स्टोरेज, इन्वर्टर, ड्राई सेल, टेलीविजन या टीवी रिमोट, ट्रांजिस्टर, और मरकरी सेल हेयरिंग। ठीक है, तो ये हम लोगों का
पूरा खत्म हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी। नाउ नेक्स्ट मूव टू द केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है 2 नंबर में, रेट ऑफ अपेयरेंस, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। तो कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो किसी ने आपको ऐसी इक्वेशन दे दी, लेट अस अज्यूम N2 + O2 कुछ भी, तो सबसे पहला काम होगा आपको ये लिखना। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने आपको ऐसे इक्वेशन दे दिया कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो सबसे पहला स्टेप जो छूटते ही लिखोगे वो ऐसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू -d N2/dt इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू +1/2 dNH3/dt। और इसको एक वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी, मान ली NH3/dt की वैल्यू दे रखी है, तो रेट तो इसके इक्वल भी है, तो रेट निकाल दो आंसर फटाफट। तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा 1/2 इंटू dNH3/dt की वैल्यू गिवन होगी। अब पूछेगा व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ H2/N2। तो आप इसको और इसको कंपेयर कर दो, दोनों को, एक की वैल्यू दे रखी होगी और एक निकाल देना। सिर्फ इतनी वाली चीज को रेट ऑफ डिसअपेयरेंस बोलते हैं। 1/3 वगैरह हटा दो तो अगर, तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है। रेट लॉ, सभी बच्चे को रट के जाना है रेट लॉ। आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, एकदम सिंपल। यूनिट ऑफ के क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। फिर से, यूनिट ऑफ के क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। सो दिस फॉर्मूला वी नीड टू रिमेंबर। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, तो n की वैल्यू 0 रख देना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 रख देना, तो सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यूनिट याद रख सकते हो। एक थ्योरी आ सकती है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। तो ऑर्डर क्या होता है, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। नाउ ऑर्डर मे हैव अ जीरो और होल नंबर, और इवन नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर। इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू। अगला क्या लिख सकते हैं बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज, कि जो ऑर्डर होता है ना, इट इज फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी ये कॉम्प्लेक्स के लिए भी हम डिफाइन करते हैं और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं ऑर्डर को। बट जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, और जो अपना ऑर्डर है वो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद हमारे पास सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आने वाला है भाई, कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप। और स्लोवेस्ट स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। तो जब भी पेपर में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो स्लोवेस्ट स्टेप इज आल्सो नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, चलो अब हमें कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं बेटा। अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूले की बात करूं, तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। और दूसरा हाफ लाइफ टाइम, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 के। ये जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। पहला आ गया आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, और दूसरा हाफ लाइफ कितना आया, आर नॉट अपॉन 2 के। जीरो ऑर्डर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए क्या, तो बोलोगे इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और हाफ लाइफ टाइम इसका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करेगा। ये इसका ग्राफ हो जाएगा बेटा, जो हम लोगों को याद रखना है। स्लोप इज इक्वल टू -के, और ये ग्राफ हो गया। ठीक, सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला आ गया, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाई आर। और इसका हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा 0.693 अपॉन के। देखो बिल्कुल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ग्राफ सेम है, बस एल एन आर और टी है। बेटा नीड टू ज्वाइन अगेन, जैसे मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा दोबारा ज्वाइन कर लेना सभी, एकदम विद इन सेकेंड्स ज्वाइन करना फटाफट। ठीक है, अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज है, तो 2.303 अपॉन के पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये भी याद रखना है। एक सेकेंड, इधर लॉग भी आएगा बेटा,
तो 2.303 अपॉन के लॉग पी आई अपॉन 2 PI माइनस PT, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका इसी में आ जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसको भी लर्न कर लेना। और